प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों में कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 1 का अध्याय 1 पढ़ेंगे। अध्याय 1 शुरू करने से पहले आपका यह जानना जरूरी है कि इतिहास की एनसीईआरटी में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक हमारे अतीत के नाम से ही पुस्तकें चलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। आप अपने स्क्रीन पर इस मासूम सी लड़की की तस्वीर देख सकते हैं जिसका नाम रसीदा है, और रसीदा के मन में एक सवाल है, और यह सवाल उसके मन में कैसे आया, आइए हम जानते हैं। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। वो सुर्खी क्या थी? 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कितने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये पहले 2 पैराग्राफ हैं आपका ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ इंट्रो है, इसे हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। आइए। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या तो फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी पिछले साल की याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? ऐसा कह सकते हैं कि 100 साल पहले का हम कैसे जान सकते हैं? इसे जानने के लिए हम पांडुलिपियों और अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। इनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे इसी अध्याय में। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और भी बहुत कुछ। हम आखेटकों के हम आसान भाषा में क्या कहते हैं? शिकारी। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या तो फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। पुरोहितों मतलब पंडित। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। ये सारी जानकारी हमें अतीत से मिल सकती है। लोग कहाँ रहते थे, यहाँ से आपका मेन अध्याय शुरू हो रहा है। अब आपसे कह रहा है कि मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो आइए हम चलते हैं पृष्ठ 2 में, और ये रही मानचित्र 1 और ये रही आपकी नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, और इसका एक अनुपनाम रेवा भी है। किसका? नर्मदा नदी को हम रेवा नाम से भी जानते हैं, और इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक से है, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आता है। अब इधर क्या हुआ, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। कहाँ? नर्मदा नदी के तट से। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। तो पहले के लोग क्या थे? कुशल संग्राहक थे, और संग्राहक थे यानी चीज़ों को इकट्ठा करते थे। तो वो अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रहण करते थे, और इसके साथ साथ वे शिकार भी करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो अब हम आइए मानचित्र 1 में फिर से देखते हैं। ये रही उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। यहाँ क्या हुआ दोस्तों, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँवों में रहते थे। आप याद रखिएगा, 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ की खेती की, और यहीं उन्होंने पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। कब? 8000 वर्ष पूर्व। और वो स्थान कौन सा था वहाँ पे? वो तो पहाड़ियाँ थी। इस स्थान का नाम था आपका मेहरगढ़। पहाड़ियों के पास जो जगह थी वो उसका नाम था आपका मेहरगढ़, जहाँ पे ये सब हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो आइए हम मध्य भारत में चलते हैं। ये देखिए आपकी रही विंध्य पहाड़ियाँ, और गारो की पहाड़ियाँ भी देखते हैं हम उत्तर पूर्व में। ये रही आपकी गारो की पहाड़ियाँ। इधर क्या हुआ, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, और ये स्थान कहाँ थे? विंध्य के उत्तर में स्थित थे। और उस स्थान का नाम क्या था? आप देखिए, खोलडी हवा। आप ये नाम याद कर लीजिए। ये दोनों साथ में होता है,
आपको याद है इसलिए मैंने ऐसे किया है, कोल्डी हवा। आप साथ में पढ़िएगा, कोल्डी हवा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। फिर से आपसे कहा जा रहा है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो आइए हम फिर से मानचित्र में चलते हैं और देखते हैं। ये रही आपकी सिंधु नदी, और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदी। ये पांचों नदी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी सिंधु नदी कहलाती है। अब सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं? तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। किन नदियों के किनारे? सिंधु नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर। वो आरंभिक नगर कौन सा था? हड़प्पा। अब सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का आपने नाम तो सुना ही होगा। तो ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को एक ही नाम से क्यों पुकारा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला नगर जो खोजा गया वो हड़प्पा था, इसलिए ऐसा है। अब आप मुझे बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इधर नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब देखिए, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। फिर से हम मानचित्र में चलते हैं और देखते हैं गंगा नदी। तो ये देखिए आपकी रही ये गंगा नदी, और ये रही उसकी सहायक नदी सोन नदी। गंगा नदी उत्तराखंड में हिमालय से निकलती है और ये भारत में चलती है, फिर बांग्लादेश में, और उसके बाद सुंदरवन के डेल्टा को सींचती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, विलीन हो जाती है। गंगा नदी इन दोनों को मिला के, भारत और बांग्लादेश मिला के, कुल 2525 किलोमीटर ट्रेवल करती है। कितना? 2525 किलोमीटर। आइए देखिए, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो गंगा के दक्षिण में जो स्थान थे उसे हम किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जानते थे। और मगध कहाँ है? वर्तमान बिहार में है, बिहार की पटना में। पटना बिहार की राजधानी भी वहीं मगध पड़ता है। इसके शासक, किसके शासक? मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। तो शासक कौन था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु ऐसा शासक था जिसने अपने पिता बिंबिसार को मार कर अपना राज्य हासिल किया था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करते थे। यहाँ पे सारी बातें वही हैं कि कैसे लोग और क्यों अपने अपने कारण से यात्राएं करते थे। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो आज लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि से मिलने के लिए, काम के लिए, व्यापार के लिए और पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए यात्राएं करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। तो हमने मानचित्र 1 को तो कई बार देख चुका है। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। किस उपमहाद्वीप की? हमारे भारत की। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। लोग बाहर से भी आए और हमारे भारत देश में बस गए। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब इस अध्याय का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ चुका है, देश के नाम। हम यहाँ पर जानेंगे हमारे भारत के जो दो नाम हैं, इंडिया और भारत, वो कैसे पढ़े। तो आपको ये बताया जा रहा है
कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द निकला है इंडस से, और इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं हम? सिंधु कहते हैं। आ गई बात समझ में? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इंडिया शब्द इंडस से निकला है और इंडस को ही संस्कृत में सिंधु कहते हैं, ठीक है। और यूनानी लोग जो थे वो सिंधु को हिंदू बुलाते थे, जिसकी वजह से बाद में हिंदू को हमने सिंधु पुकारा। अब आपसे कहा जा रहा है कि अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो आप एटलस ले लीजिए, या फिर आपके पास हो तो देखिए, और नहीं तो मैं आपको इस इमेज में ही दिखा ही रहा हूँ। ये रहा आपका ईरान और यूनान। यूनान जो है वर्तमान ग्रीस के नाम से जाना जाता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा देख के। अब लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को, तो उत्तर पश्चिम से यानी वहीं से किरथल और सुलेमान की पहाड़ियों से लोग आते थे, ठीक है, और उन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदोस कहा अथवा इंदोस, दोनों सेम ही चीज़ें, हिंदोस अथवा इंदोस, सिंधु या हिंदू। तो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान से सुलेमान और किरथल की पहाड़ियों की ओर से जो लोग आते थे, ईरानी और यूनानी, उन्होंने सिंधु नदी को क्या बोला? हिंदोस और इंदोस बोला। अब इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को, ये नदी है, इस नदी मतलब सिंधु नदी, ये आपको पता है ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो इस सिंधु नदी है यहाँ पे आपकी, और सिंधु नदी के पूर्व में जो स्थित है भूमि प्रदेश, आइए मैं आपको मानचित्र में ही ले चलता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे वर्तमान पाकिस्तान है, ये आपकी सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ। अब आपको पता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो सिंधु नदी का ईस्ट क्या है? ये है आपका, जहाँ पे ये वर्तमान इंडिया है, ये देखिए, ये हो गया, ठीक है, ईस्ट हो गया। तो ये सिंधु नदी का ईस्ट ये है, ये पूरा प्रदेश आपका क्या कहलाता है? इंडिया। आइए हम अपनी जगह पर वापस चलते हैं। अब ये तो बात हुई इंडिया की। अब भारत नाम का प्रयोग, यानी भारत कैसे पड़ा? तो आप देखिए, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम वही दिशा, सिंधु नदी के आसपास, किरथल सुलेमान पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र, तो उधर भारत नाम का कबीला रहता था। और भारत नाम का कबीला ऐसा ही नहीं रहता था, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसे प्रूव करने के लिए ये भी बताया गया है यहाँ पे आपको कि इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सबसे प्रथम वेद भी ऋग्वेद है। तो भारत नाम का कबीला जो है, ये वास्तव में ये अस्तित्व था इसका, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी आपको मिलता है, ठीक है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो यहाँ पे आपको किताब ये बता रही है कि जो भारत नाम का कबीला रहता था, उसी की वजह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि भारत नाम का जो कबीला था वो किरथल और सुलेमान की पहाड़ियों के पास, सिंधु नदी के पास रहता था, ठीक है। तो जो भी ईरानी और यूनानी और हमारे इस उपमहाद्वीप के बाहर से जो भी लोग आते थे, तो आने का वही रास्ता था ज़मीन की तरफ से, तो वहीं था। तो वहाँ से जो लोग आते थे तो उन्हें भारत नाम के कबीले का क्या करना पड़ता था? सामना करना पड़ता था, जिस वजह से इस भूमि प्रदेश का नाम, सिंधु नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश का नाम भारत पड़ गया। अतीत के बारे में कैसे जानें? तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। तो याद रखिएगा, हस्तलिखित पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती हैं, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, और मैन्यू का अर्थ होता है हाथ, और स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखना। तो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा हुआ। अब ये जो पांडुलिपियाँ होती हैं वो लिखी कहाँ जाती हैं? तो ये ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से, तो हिमालय पहाड़ी में, हिमालय क्षेत्र में वहाँ भुज नामक पेड़ होता है, जिसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता है, ठीक है। अब नीचे आपके लिए एक भोजपत्र प्रस्तुत है। ये भोजपत्र कितने साल पुराना है? ये भोजपत्र 1000 साल पुराना है। आइए इसमें डिटेल लिखी हुई है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष
पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, ये हमने ऑलरेडी देख ली है। ठीक है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो प्राकृत भाषा क्या है? तो प्राकृत भाषा भारतीय आर्य भाषा की मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई थी उनका समान नाम है। क्या? प्राकृत। इन सब के बारे में अभी हमें आगे और विस्तृत जानकारी मिलेगी। अब शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमें अतीत की जानकारी पांडुलिपि और अभिलेखों से मिल सकती है। तो हमने पांडुलिपि के बारे में पढ़ लिया। अब आइए पढ़ते हैं, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। उत्कीर्ण किए गए मतलब खोद कर लिखे हुए। कठोर सतह पर अभिलेख खोद कर लिखे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। ठीक है, यह अभिलेख है, ये किसी राजा ने लिखवाया था। अब आपके लिए फिर से यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं? तो कठोर सतह पर लेख लिखवाने के पहला लाभ तो यह था कि कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था, क्योंकि ये लेख आसानी से मिटते नहीं थे। और दूसरा लाभ यह होता रहा होगा कि हम अभिलेखों के माध्यम से अतीत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और कठिनाइयाँ क्या आती थी? कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य है जिसे लिखने के लिए अधिक समय लगता रहा होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। अब अभिलेख और पांडुलिपियाँ बस तो थी, ऐसा नहीं है। इनके अलावा भी और भी चीज़ें थी जिनके सहायता से हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो पुरातत्वविद हम किसे कहते हैं? जो पुराने तत्वों, पुरातत्व यानी पूरा मतलब प्राचीन, तत्व मतलब तत्व, समान चीज़ें। तो पुरातत्वविद कहलाता है कौन? जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो देखिए, पक्की मिट्टी से बनी ये रही आपकी 4700 वर्ष पूर्व का पात्र है, और ये आहत सिक्के हैं धातु के बने हुए। ठीक है, आइए आगे। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन फिर से है, सॉरी, यहाँ से पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि जो पुरातत्वविद हैं वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे हम यह पता कर सकते हैं कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अब आपके लिए ये रहा क्वेश्चन, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो जी हाँ, मिलते तो होंगे, लेकिन बहुत कम। क्यों? क्योंकि पहले के लोग सूती कपड़ों का उपयोग करते थे जो समय के साथ और थोड़ा जल्दी ही सड़ गल जाते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो अतीत का अध्ययन करने वाले लोगों को हम इतिहासकार कहते हैं। अच्छा, इतिहास से क्या तात्पर्य है? तो इतिहास शब्द का तात्पर्य ही यह होता है कि यह निश्चय था। इतिहास का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। पहला,
प्राचीन काल की घटनाओं के लिए और दूसरा प्राचीन घटनाओं के विषय में धारणा, उनके बारे में हमारी क्या धारणा बनती है, क्या विचार आते हैं। इतिहास शब्द का अगर हम विच्छेद करते हैं तो इति धन हा धन आस, इतिहास लास्ट में क्या आता है, आस। तो इसमें कौन सी धातु है, अस धातु, और लकार लिट लकार और अन्य पुरुष, और इसमें वचन कौन सा है, एक वचन है। यह जानकारी आप याद रखिएगा, आगे आपको निश्चित रूप से काम देगी। और एक चीज़ और, जो ग्रीस के लोग थे वही यूनान के लोग इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे। और हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बुनना। हम इतिहास में क्या करते हैं, जो भी हमें पुरानी चीज़ मिलती हैं या पांडुलिपि अभिलेख, तो हम क्या करते हैं, कहानियाँ बुनते हैं। तो ग्रीस के लोग इतिहास को क्या बोलते थे, हिस्ट्री, और हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बुनना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, कहानियाँ बुनने लगते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब अतीत एक या अनेक, क्या तुमने पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अलग अलग समूह, वो समूह कौन कौन से थे, आगे देखते हैं हम। जैसे उदाहरण आपको दिया जा रहा है कि उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से अलग होता था, जो अभी भी होता है। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। ठीक है, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसा पहले था वैसा अब है, बस अभी केवल प्रोग्रेस हुई है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। वही है बस अभी जो अब मैंने आपको पहले बताया। आइए आगे, ये इम्पोर्टेंट है, आप ये समझिएगा इसको। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अच्छा, ईसा मसीह के धर्म को इतिहास में निर्धारक क्यों माना जाता है, समय का निर्धारक? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के बाद से ही हमें लिखित सामग्री उपलब्ध है इतिहास में। ठीक है, यहाँ कुछ जानने योग्य बात यही है कि उनके जन्म के पूर्व का जो समय था हम उसे बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और उनके जन्म का बाद एनो डोमिनी, आफ्टर डेथ, ऐसे कह सकते हैं, उनकी मृत्यु के बाद का समय। ठीक है, आइए आगे भी आपका वही है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताया गया है, तिथियों और इतिहास और तिथियाँ। तो आइए इसे पढ़ लेते हैं, ज़रूरी है ये चीज़ें, कुछ आप याद रखिएगा। अंग्रेजी में बीसी, ठीक है, ईसा पूर्व, हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व और अंग्रेजी में कहते हैं बीसी। और बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा रहता है, और एनो डोमिनी, तो ईस्वी हिंदी में हो गया, एनो डोमिनी आफ्टर डेथ इंग्लिश में हो गया। ठीक है, अब कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। देखिए कह रहा है कभी कभी एडी की जगह सी होता है और बीसी की जगह बीसी ही होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? तो सी अक्षरों, जो ये सी आ रहा है दोनों में लास्ट में, ये क्यों है? तो सी यू का मतलब होता है कॉमन एरा, और तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो सी कॉमन एरा और बीसी कॉमन एरा। अब कॉमन एरा बिफोर कॉमन एरा क्या है? तो कॉमन एरा यह है जो अभी चल रही है। अभी क्या है, सभी देशों के कैलेंडर क्या है, एक समान है, और पहले ऐसा नहीं था, सभी देशों के कैलेंडर अलग अलग थे। पहले तो सभी ऐसे देश ही नहीं बन पाए थे। ठीक है, ये कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा में अंतर, ये आप याद रखिएगा। अब आपके पास फिर से क्वेश्चन है कि प्रश्न 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ, इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न 3 में। ये आ गए हम प्रश्न 3 में। तो 2 तिथियां आपको मिल गई, ये रहा 4700 वर्ष पूर्व और 2500 वर्ष। इनके लिए हम बिफोर क्राइस्ट उपयोग करेंगे, ईसा पूर्व, सिंपल। आइए अब हम चलते हैं अपनी जगह पर।
यहाँ पे है लिखा हुआ अन्यत्र। तो अन्यत्र यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब हमारे भारत देश में ये सारी घटनाएं हो रही थी तो दूसरी जगह क्या हो रहा था। अगर आप चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये उनकी भाषा है कुछ, जिसके बारे में लोग पढ़ रहे हैं और इसको तलाश रहे हैं। पढ़ लीजिए आप पॉज करके। अब आइए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आओ याद करें। पहला, निम्नलिखित का सुमेल करो। तो आइए देखते हैं। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी में क्या हुआ? आखेट तथा संग्रहण। मगध, पहला बड़ा राज्य। गारो की पहाड़ियाँ, आरंभिक कृषि। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, इधर क्या हुआ? यहाँ प्रथम नगर आए थे जैसे हड़प्पा। गंगा घाटी, इसका आपका बचा लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर थे यहाँ पे। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो पांडुलिपि और अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर मैंने आपको बताया था कि पांडुलिपियां प्रायः हस्तलिखित होती हैं, जो कि ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखी जाती हैं। ठीक है, और जबकि अभिलेख को क्या करते हैं? हम कठोर सतह पर उत्कीर्ण करते हैं, खोद कर लिखे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss the notification of our new video. Thank you.